नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान पार्ट 2 के बारे में आज पढ़ेंगे। पार्ट भाग 2 के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था आयोडीन की कमी से शरीर में गलकंड या घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। उसके बाद में पीने योग्य जो जल होता है उसके जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण, इनकी जो जल जो पीने योग्य है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला है उसमें हानिकारक जीवाणु नहीं होना चाहिए। दूसरा है दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव, दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव तथा वनस्पति नहीं होनी चाहिए। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। चौथा है जल का पीएच मान 7 होना चाहिए। अगर जल का पीएच मान 7 होता है तो वह जल उदासीन होता है। उदासीन प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति उसकी उदासीन होती है जब जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उतार लीजिए। यह जल कौन सा है? शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान अर्थात आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, तथा वर्षा का जल का पीएच मान भी 7 होता है। जब वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है बालू या नारू रोग। पीने योग्य दूषित जल से जो रोग होते हैं टेक्निकल कोई मिस्टेक आने की वजह से, तो दूषित जल पीने से जो रोग होते हैं बाला या नारू रोग। यह रोग प्रदूषित जल से होने वाला रोग है। प्रदूषित जल के संक्रमण से तथा रोग कारक का नाम ड्रैगनकुलस मेडिनोसिस। यह रोग सन 2000 से पहले भारत में इसका खतरा बहुत ही अधिक था और सन 2000 के बाद एक सर्वे किया गया जिसके तहत इसमें भारत के अंदर इस रोग के कोई भी मरीज नहीं मिलने की बात कही। कोई रोगी नहीं सन 2000 के बाद। उतार दीजिए। अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोटापा। मोटापा का शाब्दिक अर्थ है शरीर में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि। अनियंत्रित वृद्धि। यह अनियंत्रित वृद्धि किस कारण होती है? जब हम वसा युक्त तेलीय पदार्थों का सेवन
जब हम शरीर में अनियंत्रित वृद्धि मोटापा कहलाती है। मोटापा की परिभाषा देखिए, वसा युक्त तेलीय पदार्थों का जब हम सेवन करते हैं तो यह पदार्थ है जो कि हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं तथा शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो मोटापा कहलाती है। वापस देखिए, मोटापा शरीर में होने वाली, मोटापे का शाब्दिक अर्थ है शरीर में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि। जब वसा युक्त तेलीय पदार्थों का जब हम सेवन करते हैं तो शरीर पर ये पदार्थ हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। हानिकारक प्रभाव डालने के फलस्वरूप हमारा शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है वह मोटापा कहलाती है। मोटापा की स्थिति को मापने के लिए मोटापा की स्थिति को मापने के लिए एक BMI सूचकांक है जिसका हिंदी में शरीर भार सूचकांक, इसको हिंदी में कहते हैं, और BMI इसको इंग्लिश में बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। और इसका उपयोग शरीर भार सूचकांक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शरीर भार सूचकांक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, BMI है जो कि शरीर के भार तथा लंबाई का अनुपात। BMI किसे कहते हैं? शरीर में लंबाई प्लस भार का अनुपात ही क्या कहलाता है? BMI। BMI शरीर में लंबाई तथा भार का अनुपात BMI कहलाता है, जिसका मात्रक, भार का मात्रक किलोग्राम तथा लंबाई का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यह BMI का मात्रक है। BMI अगर हमारे शरीर में 25 किलोग्राम या मीटर स्क्वायर 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर या उससे कम होती है तो हमारे शरीर में मोटापा की पूर्व स्थिति मानी जाती है। जब BMI का जो मान होता है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर या उससे कम होता है तो मोटापा की पूर्व स्थिति मानी जाती है। सेकंड कंडीशन, जब BMI का मान 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के ऊपर या अधिक हो तो हमारे शरीर में मोटापा की स्थिति मानी जाती है। अगर 25 किलोग्राम मीटर के बराबर या कम हो तो मोटापा की पूर्व स्थिति मानी जाती है। अगर 25 से ऊपर या 25 से ऊपर अर्थात 30 से ऊपर या अधिक हो उसे मोटापा की स्थिति मानी जाती है। और मोटापा किसके कारण होता है? मोटापा है जो कि तेलीय अर्थात वसा युक्त तेलीय पदार्थों का सेवन करने से। और मोटापा, आगे देखिए, मोटापा के कारण होने वाले रोग। पहला है श्वसन संबंधित रोग।
श्वसन संबंधित रोग के अंदर दमा जैसे दमा हो जाती है। दूसरा है हृदय संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग अर्थात हार्ट अटैक, हृदय की गति रुक जाना। तीसरा है निद्राकालीन बीमारियां, ये आदि मोटापा के कारण होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट रक्तदाब, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रक्तदाब। रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों, शरीर में रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों पर डाले गए दाब या दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। और जो मानव शरीर में रक्तदाब का जो माप होता है 120 से 25 मिलीग्राम प्रति HG। मानव शरीर में रक्तदाब का माप है जो कि 120/80 मिलीग्राम HG होता है। और जो रक्तदाब मापने का यंत्र है जो स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। रक्तदाबी यंत्र है जो कि स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। उतार लीजिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं धमनी तथा शिराएं। पहला है धमनी। इनमें हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर इनमें हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिराएं, इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह, किसको छोड़कर? फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर। और धमनी है जो कि इसका जो कार्य है, यह हमारे शरीर में इसका कार्य है धमनी का रक्त को हृदय में जो रक्त होता है उसको शरीर में या शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये धमनी करती है। और शिराएं हैं जो शरीर में जो अशुद्ध रक्त है उसको क्या करता है? हृदय में लाने का कार्य करता है। हृदय में लाने का कार्य करता है। उतार लीजिए। नेक्स्ट है
रक्त दाब को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पहला है वसा युक्त तेलीय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वसा युक्त तेलीय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है मैग्नीशियम व सोडियम की मात्रा। ऐसा भोजन या कोई भी पदार्थ जिसमें मैग्नीशियम व सोडियम की कम मात्रा घुलित हुई हो। पहला है वसा युक्त तेलीय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है मैग्नीशियम तथा सोडियम की कम मात्रा घुलित हो। और घी और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन बिल्कुल कम करना चाहिए, भी कम करना चाहिए। तीसरा है चौथा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। और योगासन करना चाहिए तथा रनिंग, सुबह सुबह रनिंग करनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर जो लास्ट है बात, सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन है। वह एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्टीफन हेल्स ने मापा। रक्तदाब का जो सर्वप्रथम मापन है वो स्टीफन हेल्स ने मापा। किसके अंदर नापा? घोड़ों के अंदर नापा। घोड़ों के अंदर स्टीफन हेल्स ने इसको रक्तदाब को मापा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।